माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश डे पर। जैसे हम पढ़े थे क्या, आर्टिकल्स के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट में क्या बताया गया था, तो उसमें सिर्फ द का यूज होता है, और इनडेफिनेट में ए और एन। और ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, उसका प्रयोग बता दिया गया है, और उसके कुछ रूल्स बताए गए हैं। आज दूसरे रूल्स की बात करते हैं हम। एक रूल हो चुका है, दूसरा नियम क्या कहता है, सिंगुलर नाउन के पहले सामान्यता किसका प्रयोग करते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। कैसे, अब यहाँ पर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई रीड बुक। अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह हमारा सेंटेंस गलत, क्योंकि नाउन है बुक और इसके पहले ए अथवा एन का यूज होना चाहिए। ए अथवा एन का यूज हो या फिर द का यूज होना चाहिए। अगर वहां पर यूज नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि हमारा वो सेंटेंस गलत है। अब इसके पहले अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बा जो कि क्या है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। इसी प्रकार आगे देखते हैं दूसरा, जैसे ही आई taught इंग्लिश बॉय। मैंने लड़के को अंग्रेजी पढ़ाया। अब यहाँ पर देखें, इंग्लिश तो लिखा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर ये नाउन है और इसके पहले किसका यूज करना चाहिए, किसी आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, ए अथवा एन। और यहाँ पर ये साउंड्स के अनुसार ही इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इसी प्रकार रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि सिंगुलर नाउन के बाद, यदि सिंगुलर नाउन के बाद केवल एडजेक्टिव हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कहने का क्या मतलब है, इसके पहले वाले रूल्स में हम पढ़ाए थे क्या, कि यदि एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो, वो भी कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन का यूज किया गया हो, तो एडजेक्टिव के अनुसार हम उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते थे। लेकिन
अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन के बाद कोई इकलौता एडजेक्टिव आता है तो वहां पर हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, राम इज ऑनेस्ट। अब यहां पर देखें राम ईमानदार है। अब यहां पर देखें ऑनेस्ट तो आया है, कहेंगे तो एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर इसके पहले हम एन अथवा ए या फिर द का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन नहीं, यदि होता इसके बाद आने वाला नाउन कोई भी तो उसके पहले हम ए एन अथवा द का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव, इसलिए इसके पहले हम ए अथवा एन का यूज नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो वह हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार और एक आप देखते हैं एग्जांपल, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर देखें ब्यूटीफुल, यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ए की आई की जगह यहाँ पर ए होगा। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके पहले यदि कोई नाउन्स होता तो उसके पहले हम क्या कर सकते थे, किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते थे, ए अथवा एन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। यदि होता है तो वह हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं क्या, एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव, और इसके बाद सिंगुलर नाउन। यदि सिंगुलर नाउन के पहले किसी भी एडवर्ब का यूज, किसका, एडवर्ब, एडवर्ब का जब यूज किया जाएगा तो सामान्यतः इसके पहले किसका यूज करेंगे हम, ए अथवा एन का यूज करते हैं। कैसे, आइए उदाहरण के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, राम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पर देखें हम, अगर यहां पर देखें तो ये बॉय क्या है, यह सिंगुलर नाउन हो गया, और इसी के पहले क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और इसके पहले क्या है, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है। जब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा तो यहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कहां पे, ऑनेस्ट के पहले। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है आपका, एडवर्ब हो गया।
क्या हो गया, एडवर्ब। अब यहाँ पर देखें तो हम एडवर्ब के पहले किसका यूज करेंगे, ए अथवा आयन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ए अथवा आयन का यूज करेंगे। अब ये साउंड्स के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर बेरी देखें तो यह कॉन्सोनेंट से उच्चारित हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। तो क्या हो जाएगा, राम इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी के बाद अगला नियम बात करते हैं हम। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम क्या कहता है, रूल नंबर 5, यदि एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो, क्या, यदि एक ही वाक्य में दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया, दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो, तो उसमें पहले एडजेक्टिव में ही ए या एन का प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स दिया हो और दोनों एडजेक्टिव्स में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जो पहला वाला एडजेक्टिव होता है उसी में आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया है क्या, राम इज a brave and honest boy। अब यहाँ पर देखें हम, इसकी दो विशेषताएं बतलाई जा रही, किसकी, राम की। राम यहाँ पर अकेला ही है और यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स आए हैं, क्या, एक ब्रेव आया है, दूसरा ऑनेस्ट आया है। अब यहाँ पर सेंटेंस में ऐसा ही दिया रहता है और यहाँ पर सिर्फ ए अथवा एन का यूज करेंगे, सिर्फ पहले वाले ही एडजेक्टिव के पहले ए अथवा एन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर भी आप एन का यूज करते हैं, तो राम इज ए ब्रेव एंड एन ऑनेस्ट बॉय जब करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह दोनों गुण किसके अंदर मौजूद है, सिर्फ राम के ही अंदर तो मौजूद है, दोनों एक ही है। ऑनेस्ट और ब्रेव, इन दोनों में, ये दोनों किसकी विशेषता को बतला रहे हैं, राम की विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए हम इसके पहले वाले एडजेक्टिव्स में ही ए अथवा एन का यूज करते हैं। बस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। फिर से जैसा कि कल हम पढ़े थे उच्चारण स्थान में कल मैंने बताया था
तो 5 बताए गए थे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा का वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। हाँ भाई। और आ ह इन सभी का उच्चारण स्थान बताया गया था कंठ। इसके बाद और बताए थे इचु ऐसा नाम ताल ई और चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं सबका उच्चारण स्थान तालु बताया गया था। और या का भी उच्चारण स्थान तालु ही बताया गया था। और इसके बाद बताया गया था ऋतु रसाणाम मूर्धा और री तथा ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सबका उच्चारण स्थान मूर्धा बताया गया था। और इसके बाद बताया थे ऋतु लसानाम दंता रे और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत बताया गया था। और 5वां बताया गया था उको धुमानिया नाम ओष्ठ उ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताया गया था ओष्ठ। उसी के बढ़ते हुए क्रम में आगे बात करते हैं। आज है ए दैतो कंठ तालु, अर्थात कहने का मतलब ये है ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। ए दैतो मीन्स क्या होता है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। इसके बाद अगला है ओ दौतो कंठ ओष्ठव, अर्थात ओ आओ इन दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ ओष्ठ दोनों होता है। कंठ ओष्ठ। इसके बाद एक और है वकारस से दंतोष्ठव। इसके बाद अगला क्या है? वकारस दंतोष्ठव। वा का उच्चारण स्थान जो है वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ दोनों। इसके बाद एक और बचता है इन सभी के बाद अब जितने भी होते हैं सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? एक लास्ट सूत्र है या मंगल ना नाम नासिका या मंगलना नाम नासिका, अर्थात न्य म अंग ण न इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका होता है, अर्थात नाक। शायद इसको बोल के भी देख सकते हैं या तो नाक से आवाज आती, इसलिए इसको नासिका कहा जाता है। आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उच्चारण स्थान का। इसके बाद आता है आज ये जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, घोष अघोष अल्पप्राण महावर्ण। इसके बाद देखते हैं ये किसे कहा जाता है। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। अल्प प्राण मीन्स होता है वायु। अल्प माने थोड़ा, जिसमें थोड़ी वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें अधिक वायु निकलता है या ज्यादा निकलता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में आता कौन कौन सा है यही याद किए रहे। 135 अंतस्थ। 135 लिखने का मतलब क्या है? एक लिखने का मतलब है कि क और इसके बाद च, क च ट त प, क च ट त प। क
वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग कल नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ग जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो एक लिखने का मतलब है कि पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर, और 3 लिखने का मतलब है कि वर्ग का तीसरा अक्षर। 3 लिखने का मतलब क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर। और 5 लिखने का मतलब है वर्ग का अंतिम अक्षर, वर्ग का अंतिम अक्षर। आगे डाटा। अंतस्थ लिखने का मतलब क्या है? या, र, ल, व। अंतस्थ के अंतर्गत यही 4 आते हैं, य, र, ल, व। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 135 अंतस्थ। इसको ना भी याद करें तो भी चल जाएगा, ये सूत्र सिर्फ याद रहे तो काम हो जाता है। 135 अंतस्थ। इसके बाद दूसरा है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण जिसमें वायु ज्यादा निकलता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 24 पुष्प। 2 लिखने का मतलब है वर्ग का दूसरा अक्षर, और 4 लिखने का मतलब है वर्ग का 5वां अक्षर, तो वर्ग का चौथा अक्षर। तो 2 में आ जाएगा ख, और 4 में आ जाएगा घ। इसी प्रकार आगे भी है, वर्ग के सभी अक्षर जो है इसमें दूसरे और चौथे करके आते हैं। और उसमें में क्या आता है? श, 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 ह। तो ये 4 उसमें में आते हैं। तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? 24 उष्म। अल्प प्राण में 135 अंतस्थ। इसके बाद आता है अगला हमारा, नाद की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघोष, सघोष को ही घोष कहा जाता है, सघोष को घोष कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? 345, या कह सकते हैं 3, 4, 5, 345 अंतस्थ स्वरः। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, 335 अंतस्थ स्वरः। 3 लिखने का मतलब है वर्ग का तीसरा अक्षर। मान लेते हैं ग है, और यहाँ पर हो जाएगा घ, और इसके बाद हो जाएगा अंगा। इसी प्रकार से आगे च, छ, ज है, झ, य। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी है, ट वर्ग में भी है, त वर्ग में भी है, और प वर्ग में भी है। अंतस्थ लिखने का मतलब क्या है? य, र, ल, व। ये 4 प्रकार के हो गए क्या? अंतस्थ। 4 प्रकार ये होते हैं जो ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल, व। स्वर, स्वर में जितने भी स्वर होते हैं, मैंने बताया था कि स्वर 11 होते हैं। जितने भी स्वर हैं सब जो होते हैं, जैसे लिख देते हैं आ से अ तक, आ से अ तक सारे स्वर किस में आते हैं? घोष या सघोष में आते हैं। इसके बाद और है एक लास्ट है ह। हा किस में आता है? तो हा जो है घोष या सघोष में। ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि हा घोष है कि अघोष है, अल्पप्राण है महाप्राण, तो ये तो रहता है। तो यहाँ किस में आता है? घोष में आता है। इसके बाद अगला है अघोष। अघोष में कौन से आते हैं? 12 उष्म। 12 उष्म लिखने का मतलब है वर्ग का पहला अक्षर, जैसे क हो गया और दूसरा ख हो गया। उष्म लिखने का मतलब क्या है? उष्म में स, स, सा,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊष्म में सिर्फ हा ही एक ऐसा अक्षर है जो अघोष में नहीं रहता है। हा ही एक ऐसा अक्षर है जो अघोष में नहीं रहता है, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं। यह हा जो है वह सघोष में या घोष में चला गया है। इस प्रकार से आज यह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आज का हमारा पहला प्रश्न है गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो विकल्प है आपका वयस्कावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्व काल और ऑप्शन जो डी है शैशवावस्था या शिशु। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न है शिशु के जन्म की अवधि गर्भधारण से पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रश्न होगा वो प्रसव पूर्व काल होता है, क्योंकि गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि होती है उसे प्रसव पूर्व काल के नाम से जाना जाता है। और प्रसव पूर्व काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 280 दिन होता है, अर्थात 9 माह 10 दिन होता है। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार, देखिए मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल मानी जाती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है वो किशोरावस्था। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है, और वो परिभाषा है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है या जटिल काल है। तो आपको याद रखना होगा, वहां पर आपका उत्तर क्या होगा, किलपाइट्रिक। और यहाँ प्रश्न पूछा गया मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल काल व कठिन है। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा किशोरा अवस्था होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरित्र का विकास होता है ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है वर्ताव व व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी नैतिकता द्वारा और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि चरित्र का जो विकास होता है वो किस किस एंगल से होता है, कैसे कैसे हमारा चरित्र का डेवलपमेंट होता है, हमारे मॉरल का। तो यहाँ पर देखिए जो पहला विकल्प है वो इच्छा शक्ति। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, संचय होती है, निश्चित होती है, उस व्यक्ति का चारित्रिक विकास क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अगला वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, जो बालक है उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, कभी कभी अक्सर देखा जाता है चाहे विद्यालय में हो या उनके घर में, अकारण बिना किसी ठोस कारण के बच्चों को डांटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहार होगा उसके कारण बालक के चरित्र का भी निर्माण होता है, क्योंकि संतुलित होगा तो संतुलित चरित्र का विकास होगा, और अगर वह व्यवहार असंतुलित है तो ऐसी स्थिति में बालक का जो चरित्र का विकास होगा वह भी कैसा होगा, असंतुलित होगा। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है और नैतिकता के द्वारा होता है। तो यहाँ जो आपका विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा क्या होता है, चरित्र का विकास होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए। संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय या उदासीन या निषेधात्मक। तो यहाँ पर जो आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, क्योंकि अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक बच्चों के अधिगम में अभिभावक की जो भूमिका होगी वो अग्र सक्रिय के रूप में होगी, जिससे उनके द्वारा कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो और वो अपने कार्यों का सही से संचालन कर सके। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया सांप्रतिक दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न को हम क्या करते हैं कि शब्द की
के अर्थ को ना समझते हैं और ना समझने के कारण प्रश्न हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको देना है कि समान प्रतिमान का जो दृष्टिकोण है वो किस मान्यता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो आपका पहला विकल्प है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, या फिर विकल्प बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या ऑप्शन डी बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि। तो देखिए यहाँ पर बचपन का जो समान प्रतिमान दृष्टिकोण की मान्यता है वो क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि बचपन की जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी पहल होती है, और यहाँ पर आपका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे अधिक होना संभव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, दूसरा विकल्प है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तीसरा है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या फिर डी विकल्प है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रासामान्य आयु के बच्चों का सबसे अधिक होना संभव है, तो क्या संभव है इसके बारे में जो आप देखिए और चारों विकल्प पर गहन अध्ययन करिए। तो यहाँ जो आपका जो सबसे सटीक उत्तर है वो है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, क्योंकि सामान्य 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होना पाया जाता है, क्योंकि यह पूर्व किशोरावस्था की है। क्योंकि आपको पता है कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवधि है इस अवधि को हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और जैसे ही यह अवधि 12 वर्ष के बाद अर्थात 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो अवधि होती है यह अवधि किशोरावस्था के रूप में जानी जाती है। किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 12 वर्ष से भी माना है, तो इससे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसका कि क्या माना जाता है। अब ये अवस्था अपने आप में इस महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देता है कि ये अपने क्लास में अपने कार्यों के प्रति अनुमोदन चाहते हैं, इसके लिए इसमें इनमें क्या होती है, एक बेचैनी उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है कि संवेगात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो जो यहाँ उत्तर होगा वो है आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक जो अपनी बात बात में बड़ों से झगड़ा करने लगता और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है, यह विकास की किस अवस्था में है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों किशोरावस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनमें बड़ा तूफान उत्पन्न होता है, और तीव्र तूफान की अवस्था, ज्वार की अवस्था, विरोध की अवस्था आदि शब्दों के रूप में किशोरावस्था को परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो स्टैनली हॉल को जाता है। और यहाँ पर जो एक शब्द आता है विरोध, तो विरोध की बात यहीं पर स्पष्ट हो रही है कि बालक अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और बात बात में अपने को सही साबित करने का प्रयास भी करता है। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो किशोरावस्था होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक है? क्योंकि मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो गए? उसमें है पहला वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आपके उपरोक्त तीनों हैं, वंशानुक्रम के रूप में भी, परिवार के वातावरण के रूप में, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो यहाँ जो आपका विकल्प होगा उपरोक्त सभी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नहीं है, और ऐसे प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान न देके और हमसे केवल इतना ध्यान देते हैं शैशवावस्था की विशेषता और समझ लेते हैं विशेषता पूछा जा रहा है कि इसकी क्या विशेषता है, जबकि प्रश्न क्या पूछा गया है कि नहीं। और ऐसी स्थिति में अब देखिए विकल्प क्या है, चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, या सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो देखिए यहाँ पर जो BCD विकल्प है ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, और यहाँ चिंतन की जो अवस्थाएं मानी जाती हैं
वो चिंतन की अवस्थाएं इसलिए नहीं होती इस अवस्था में क्योंकि चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वो जागृत नहीं होती, क्योंकि यह विशेषता हमारी मानव विकास के तीसरी अवस्था किशोरावस्था से संबंधित है। और ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सभी अवस्थाएं शैशवावस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये हमारे स्नायुमंडल पर डिपेंड करता है। बाकी स्मृति, समायोजन, अभिप्रेरणा, ये तीनों किसके पक्षधर हैं? ये तीनों मानसिक विकास के पक्षधर हैं, या उनका हम कह लें कि क्षेत्र होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? स्नायुमंडल से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव व क्रोध की अवस्था मानी जाती है। देखिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो कोई महत्वपूर्ण तथ्य नजर नहीं आता, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर है, क्योंकि ये कई बार बच्चे इसको क्या कर देते हैं कि यहाँ पर बाल्यावस्था उत्तर मार देते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ ऑप्शन में क्या देता है, प्रौढ़ावस्था दे देता है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था, क्योंकि अभी हमने ही बताया थोड़ी देर पहले कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। इसमें कहा है स्टेनलेहॉल। तो यहाँ जो आपका विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, किशोरावस्था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, पहला विकल्प आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ऑप्शन तीसरा ज्ञान में वृद्धि, या ऑप्शन डी संवेग में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ वजन में वृद्धि, क्योंकि वजन को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन ज्ञान की वृद्धि, संवेग में वृद्धि या आकार में वृद्धि, क्योंकि ये सभी आपकी मानसिक होती हैं, जो मानसिक स्तर पर होती है उसको हम ना तो नाप सकते हैं ना तो तौल सकते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में विकास में जो वृद्धि का तात्पर्य होता है वह किससे होता है? वजन में वृद्धि, क्योंकि विकास में वृद्धि का तात्पर्य जो है वजन में वृद्धि, और ऐसी स्थिति में वृद्धि मात्रात्मक होती है जो एक निश्चित समय तक चलती है, इसीलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बताया गया कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह बात किसने बतलाया है? स्किनर महोदय ने बतलाया है। आज का और अंतिम प्रश्न है, बिंग व हंट के अनुसार, आज का अंतिम प्रश्न है, बिंग व हंट के अनुसार सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह जो परिभाषा दी गई है, यह परिवर्तन जो दिखलाई पड़ते हैं ये किस अवस्था में माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? किशोरा अवस्था। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मित्रों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था मनोविज्ञान का, और 18 क्वेश्चन हुए थे। 19वां क्वेश्चन बता रहा, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने के, विभाजित करने तथा प्रस्तुत करने की, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है। मित्रों क्या कहलाता है? दिया है इसमें ए सांख्यिकी, बी गणित, सी ज्यामिति, डी संभवता। जहाँ पर तीनों का जिक्र कर दिया जाए, कहा है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करके, विभाजित करने तथा प्रस्तुत करने, तुलना करने में व्याख्या करता है। जाहिर सी बात है सांख्यिकी होगा मित्रों, ये ऑप्शन सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी है? नंबर 1 गर्डन, बी सुनील, सी बर्टन हॉल, डी सीरियल बर्ड। तो बच्चों, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा सीरियल बर्ड ने दी है। इसके लिए उन्होंने स्पीयरमैन परीक्षण बैटरी का उपयोग किया था। इसका उपयोग किया था, स्पीयरमैन परीक्षण बैटरी का उपयोग किया था। इसके आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा दी।
तो बच्चों इसमें सही होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। आइए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषता भिन्न है? ए विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो यह क्या होता है? यह एक उत्तम परीक्षण है, इसकी निम्न विशेषता है। पहला इसमें निम्न विशेषता है, एक वैधता भी होती है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, विभेदक होता है, प्रमाणीकरण व्यापकता भी होता है, विश्व व्यवहारिकता आदि होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अभिक्षमता, क्योंकि वो सब चीज़ें दिए नहीं हैं। 22 क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 एक तत्व सिद्धांत, 2 तत्व सिद्धांत, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी बहुतत्व सिद्धांत। 22 वाला क्वेश्चन इसमें सी सही होगा, क्योंकि बुद्धि एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बीने टर्मन तथा स्टर जैसे मनोवैज्ञानिक ने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डर ने किया था, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, प्रत्यागमन सिद्धांत। 23 वाला देखते हैं मित्रों, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए ऐसे लोग फंसते हैं, सब लोग सोच लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, लार ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष है, एड्रिनल है, थायराइड और पैराथायराइड आदि होती है, लेकिन लार ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। 24वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था, ए ज्ञानेंद्रियावस्था, बी औपचारिक सक्रियता अवस्था, सी पूर्व सक्रिय अवस्था, डी मूर्त सक्रिय अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक के 4 अवस्था होती हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था होती है। बच्चों इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो, पूर्व सक्रिय अवस्था। 25वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का प्रभावित करने वाला कारक कौन है? वंशानुक्रमक, वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, डी उपर्युक्त में सभी। बच्चों वंशानुक्रम भी ठीक होता है, वातावरण भी होता है, शारीरिक विकास के लिए ख्याल और व्यायाम, खेल और व्यायाम अति आवश्यक होता है, इसलिए इसमें क्या होगा? उपर्युक्त में सभी। 26 क्वेश्चन देखते हैं, कई बार पूछा गया है, बुद्धि लब्ध की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु, सी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु इंटू 100, डी मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें क्या होगा बच्चों? बुद्धि लब्ध का सूत्र ही होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखते हैं, चिंतनशील की चर्चा इनमें से किसने की है? नंबर 1 ड्यूरी, बी राश, सी वुडवर्थ, डी ड्रेवर। जॉन डीवी ने चिंतन तथा सोच की अवधारणा 1910 ईस्वी में दी थी, इसका मतलब यही होगा जॉन डीवी सही होगा, जॉन डीवी, क्योंकि वो जब चिंतन चीज़ें सोच की अवधारणा को 1910 ईस्वी में अपना व्याख्या दी थी। आते हैं 28 क्वेश्चन, अगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? ध्यान देना, नहीं दिया है। नंबर 1 अवलोकन, दूसरा प्रयोग, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा कल्पना। तो मित्रों अगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा? सारी चीज़ शामिल हैं, अवलोकन भी शामिल है, प्रयोग भी शामिल है, सामान्यीकरण भी शामिल है, लेकिन कल्पना नहीं शामिल है, इसलिए इसमें क्या होगा? कल्पना सही होगा। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफलता होना क्या होता है? विस्मरण है, दूसरा स्मरण, तीसरा धारण, चौथा चिंतन। सीखी गई बात धारण करने के लिए पुनः स्मरण करने की असफल होना विस्मरण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आते हैं बच्चों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। नंबर 1 केवल मनुष्यों में,
बी केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सी सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृत होती है, डी केवल नरों में। बच्चों, जाहिर सी बात है, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात प्रकृत केवल कलाकारों में। क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्रकृत होती है केवल कलाकारों में। मूल प्रवृत्ति, बच्चों ध्यान सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा यह जन्मजात व प्रकृत होती है। यह क्या होता है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनो शारीरिक होती है, जो प्राणी किसी विशेष वस्तु को देखने तथा उसके प्रति ध्यान देने, देखकर विशेष संवेदनात्मक उत्तेजना का अनुभव करता है, एक्साइटेड, एक विशेष ढंग से कार्य करता है और उसे कार्य करने की प्रबल इच्छा होती है। इसलिए इसमें सी ऑप्शन होगा, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात प्रकृति होती है। ठीक है, और मूल प्रवृत्ति किसने किया था, मैकडूगल का है। बच्चों, इस प्रकार साइकोलॉजी का एक पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्रकाश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ पहली टेस्ट सीरीज 2017 हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल विकास से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। वह अनुच्छेद 21A में। इस प्रश्न का डी उत्तर 21 अनुच्छेद 21A सही होगा। यह किस अधिकार के लिए आता है? 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के आधार पर देता है। ठीक है। नंबर 2, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? क्रेस्मर ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने दृश्य व्यक्तिगत को 3 भागों में बांटा था। पहला लंबकाय या कृष्णकाय कहते हैं, दूसरा सुडौलकाय जो पुष्टकाय कहते हैं, और तीसरा गोलकाय जिसे स्थूलकाय कहते हैं। क्रेस्मर 3 भागों में बांटते हैं। इन तीनों में कौन सा इसमें है बच्चों? इसमें तीनों में तीनों दिया है। कृष्णकाय भी दिया है, इसे लंबकाय कहते हैं, और सुडौलकाय जिसे हम पुष्टकाय भी कहते हैं, गोलकाय जिसे स्थूलकाय हम लोग कहते हैं। तो इसमें उपयुक्त सही है, उपयुक्त सभी सही है। तीसरा क्वेश्चन है टीईटी होना चाहिए का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। तो टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। टीईटी का उद्देश्य क्या होता है? अभिक्षमता का मापन का उद्देश्य होता है, जिसका मतलब होता है अध्यापन अभिक्षमता का परीक्षण करना या उसका निर्माण करना। इसे सिंह एवं शर्मा ने लिखा है, सिंह शर्मा ने लिखा है। इसमें अभिक्षमता से होगा। चौथा क्वेश्चन है, संग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसका व्याख्या करता है? अभिगम। नंबर 2 स्मृति। नंबर 3 प्रेरणा। नंबर 3 क्या हो जाएगा? सृजनात्मक। तो बच्चों, संग्रहण का सिद्धांत क्या होता है? संग्रहण का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। इसका मतलब होता है हमारे मस्तिष्क के सूचनाओं से संबंधित होता है। यह हमारे मस्तिष्क के सूचनाओं से संबंधित होता है। इसमें स्मृति से होगा। ठीक है। 5वां, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो ए अंतर्दर्शन, बी बहिर्दर्शन, सी अवलोकन, डी प्रायोगिककरण। तो सबसे पहले जाते हैं हम कौन से मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिगत निष्ठ विधि अंतर्दृष्टि। इसमें विद्यार्थियों को व्यक्ति के जीवन का हिस्ट्री मतलब इतिहास का निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चों के इतिहास का क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। यह शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जो बच्चों को
क्या करते हैं, उनके इतिहास के जानकारी को निष्कर्ष निकालते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। 6वां क्वेश्चन है, तो इसमें सही होगा अंतर्दर्शन, क्योंकि इतिहास निकालते हैं। 6वां, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यह कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। एल्बर्ट बंडूरा यह सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा तथा वाल्टर ने सिद्धांत 1963 में प्रतिपादित किया था। यह अधिगम सिद्धांत जो हमारे सामाजिक सिद्धांत होता है, अधिगम सिद्धांत होता है, एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित 2 वैज्ञानिक थे, बंडूरा और वाल्टर ने इस सिद्धांत को 1963 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इसमें नंबर 1 है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, नंबर 2 व्यवहारवादी सिद्धांत, नंबर 3 सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डी मानव लैंगिक विकास। जैसे कि मैंने बताया, एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को संबंधित थे 1963 ईस्वी में दिया था इन्होंने। इससे क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, बहुत पूछा जाता है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। नंबर 1 परिपक्वता के कारण, नंबर 2 अप्रेरणा के कारण, नंबर 3 थकान के कारण, नंबर 4 अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में पठार बनता है। सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं होती है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एक ही प्रकार से नहीं सीखते हैं। सीखने की गति में कभी तीव्रता भी होती है, कभी कमी होती है। कहने का तात्पर्य है, कभी हम तेजी के साथ सीखते हैं, कभी धीमी गति से सीखते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, यदि उसको हम कोई सीखते हैं तो कभी तीव्र गति से अत्यधिक सीख जाते हैं, कभी मंद गति सीखते हैं। इसलिए अधिगम का वक्र का पठार, तो इसका मुख्य कारण यह होता है थकान के कारण। जब अधिगम अवरोध होता है, रुकावट होता है, तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने का पठार जैसी अवस्था होती है, इसमें सी थकान के कारण। क्योंकि जब हमें थकान सीखते सीखते थकान सी महसूस हो जाती है तो हमारे सीखने की प्रक्रिया में रुकावट हो जाती है। तो इसमें क्या सही होगा, थकान के कारण। 8वां क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण जिसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। नंबर 1 अधिगम की गति, नंबर 2 अधिगम अंतरण, तीसरा है सृजनात्मक, चौथा अभिरुचि। दर्पण का चित्र परीक्षण क्या है, किससे मापते हैं? दर्पण का चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने के लिए, अधिगम को अंतरण को मापने के हेतु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही होगा बी। 9वां, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? देखते हैं, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह प्रेक्षेपी प्रकार का परीक्षण है। कैसा है? प्रेक्षेपी प्रकार का परीक्षण। प्रेक्षेपी, ध्यान सुनिएगा, क्या है? प्रेक्षेपी प्रकार का परीक्षण। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तित्व। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीईटी, 16पीएफ, रैवेन का परीक्षण, ड्रैगमैन परीक्षण। तो दिया, पहले हम जानते हैं क्या टीईटी क्या होता है। 16पी ड्रैगमैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रैवेन का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। इसमें सी टीईटी और रैनवे का परीक्षण, टीईटी में रैनवे का परीक्षण होता है। इसे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कई बार आता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाई, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, होगार्टी, स्किनर। होगार्टी और क्या कहते हैं? स्किनर। सूझबूझ का सिद्धांत। तो इसमें होगा अधिगम से संबंधित सूर्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। इसमें कोहलर ने था। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। बच्चों, और इसमें माध्यिका पूछेगा, सॉरी 11वां क्वेश्चन था 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका। बच्चों, इसमें जितने नंबरिंग दिए हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं 1, 2, 3,
4, 5, 6 क्वेश्चन है। इससे क्या करते हैं, एक सूत्र होता है n/2वां पद। n क्या होता है, हमारा नंबर होता है। जितनी n मतलब नंबर, नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। जितनी 6 संख्या है n/2 कर देंगे, 6/2 2 तिहाई 6, तो तीसरे नंबर पर 9 है, 9 सही। आते हैं फिर से अगेन टाइप रहा क्वेश्चन से, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैंने बताया इसमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा था। 13वां क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होती है और इनकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता आदि चीजें की हैं, आदि चीजें हैं। इसमें बी संवेग सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रेरणा, कल्पना। तो क्या करते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ होता है प्रदान करना, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसमें होगा प्रत्यक्ष ज्ञान बी सही है। 15 क्वेश्चन, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध निकालने के लिए होता है वो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, 85 हो जाएगा। उसकी क्या दिया है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की, उसकी बुद्धिलब्धि की कितनी है, मानसिक आयु 8 दिया है और 5 वर्ष से 8/5 इंटू 100 काटेंगे 160 बुद्धिलब्धि आएगी। हमारा ऑप्शन बी सही है, बी सही है। रोशांक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से, सॉरी गाइस, 16वां क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहता है? 70 से 79, बी ऑप्शन है 50 से 69, सी ऑप्शन है 36 से 49, डी ऑप्शन 35 से निम्न, 35 से निम्न। टर्मैन नामक एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जो 1916 के स्टैनफोर्ड ने परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार किया। उसमें दर्शाया कि 130 से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, 121 से 130 वाले व्यक्ति प्रखर बुद्धि के होते हैं, 111 से 120 तीव्र गति से होते हैं, 91 से 110 सामान्य बुद्धि के होते हैं और 81 से 90 से मंद बुद्धि के होते हैं, 71 से 80 वाले जो होते हैं अल्प बुद्धि के होते हैं और जितने 71 से कम होते हैं जड़ बुद्धि के। इसलिए इसमें होगा 81 से 90 वाले बुद्धि के हो जाते हैं मंद बुद्धि के। कैसे जाते हैं, मंद बुद्धि के। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही होगा सी, सी सही होगा। ठीक है, आइए, रोशार्क ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न से किसके मापन में हेतु होता है? नंबर 1 व्यक्तित्व, दूसरा बुद्धि, तीसरा अभिरुचि, चौथा अभिक्षमता। रोशार्क के ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। यह प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण हम रोशा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया करते हैं। इसे हमारा ऑप्शन जो होगा ए से होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से विस्मृति का कारण नहीं है? नंबर 1 सीखने में कमी, नंबर 2 स्मरण करने की इच्छा, नंबर 3 मानसिक द्वंद्व, तीसरा सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो विस्मृति है क्या चीज़? विस्मृति है विस्मरण, सीखने में कमी, मानसिक सीखने की दोषपूर्ण विधियों का कारण होता है, अतः विकल्प जिसे कहते हैं। इसे नंबर बी ऑप्शन सही होगा, स्मरण करने की विधि। ठीक है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने में विभाजित करते हैं, प्रस्तुत करने की तुलना में व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर मित्रों आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे ही कि कल दोनों सूत्रों के माध्यम से कुछ सवाल हल किया गया था, आज हम उन्हीं दोनों सूत्रों के माध्यम से तीसरा सूत्र निकालने की विधि को ज्ञात करते हैं और तीसरा सूत्र भी निकालते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, जैसे ही हमारा यही सूत्र था a + b होल क्यूब, आगे हम लोगों ने क्या लिखा था a³ + b³ + 3ab, a कोष्टक में क्या लिखते हैं a + b। दूसरा सूत्र क्या होता है, लिखेंगे a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab, a कोष्टक में a - b। आगे देखते हैं इन दोनों सूत्रों के माध्यम से तीसरा सूत्र कैसे निकलता है।
मित्रों बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, और तीसरा सूत्र निकल जाएगा और उसके बाद उस पर कुछ ज्यादातर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और निम्न कक्षाओं में भी उस प्रश्नों पर उस सूत्रों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए पहले हम सूत्र को निकालते हैं। कैसे निकालता है, देखिए इस पद को हम लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब लिखा, और क्या करते हैं, इतने पद को 3ab और एक क्वेश्चन में a प्लस b को बराबर किधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा -3ab। और -3b क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं में कोई अक्षर यदि कोई संख्या बराबर के इधर जाती है या बराबर के उधर आती है, उनकी क्या होता है, चिन्हों में परिवर्तन होता है। जब इतना पद निकल जाएगा इधर चलाएगा और क्या बचेगा, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, आइए अब इसको हल करते हैं। पहले देखते हैं इसमें a प्लस बी कॉमन है, इसमें a प्लस बी होल क्यूब है, इसमें क्या है a प्लस बी को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर -3ab बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, देखिएगा इसमें भी a प्लस बी है, इसमें भी a प्लस बी है, यह a प्लस बी 3 बार है। इसको इस तरह भी हम लिखते हैं, कैसे, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, इसमें से एक ठो निकाल के कितना बचा, 2। इसको इस दोनों को हम किस प्रकार लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूं मित्रों समझ में आप लोगों को आता होगा। आइए अब देखते हैं इसको, और a प्लस बी को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए पूर्ववत मैंने इस पर सबसे पहले इसी पर स्तंभ विधि द्वारा और सूत्रों के माध्यम से दोनों विधियों द्वारा आप लोगों को सवाल बताया गया था। अब इस सूत्र को हम खोलते हैं। इस सूत्र को किस प्रकार बोलते हैं, क्या होता है इसका, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab प्लस -3ab बचा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिएगा जिसको पहले जो मित्र नहीं देखे थे और इसको कैसे इतना आया, क्या करते हैं, इसको a प्लस बी, मैंने कहा था यहाँ 2 है तो समझ 2 बार प्लस बी, ऊपर नीचे करके हम गुणा करते हैं। a वर्ग, a में a से गुणा करेंगे a वर्ग, a में b से गुणा करेंगे ab, और b में a से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ab, अब फिर b में b से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा b वर्ग। देखिए कोई अक्षर नहीं है, इसको उतार लेते हैं, a के b क्या हो जाएगा 2ab a b वर्ग, यही आएगी यहाँ। ठीक है, आइए अब देखते हैं ऐसा अगला सूत्र निकलता है, a प्लस बी एक वर्ग प्लस b वर्ग प्लस -3ab में 2ab घटाएंगे क्या हो जाएगा -ab। जैसे ही कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, निम्न कक्षाओं में बताया जाता है कि बड़ी में छोटी घटाते हैं, बड़ी का चिन्ह लगाते हैं। आइए मित्रों अब बचा क्या है, a प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसी सूत्र को हम इस रूप में लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस ab, और एक क्वेश्चन में a प्लस b। इसको इधर भी लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हुआ, सूत्र हुआ। ठीक है, अब सिस्टमेटिक पोजीशन से लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी एक कोष्टक में a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस ab। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं और मित्रों आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है बीजगणित 0 से सीखना है। ठीक है, और बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, फिर दूसरे माइनस वाला हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा जैसे ही सूत्र को माध्यम से कल बताया गया था, कुछ किया नहीं गया है, a प्लस बी होल क्यूब लिखा और इतने पद को बराबर के इधर ले लेते हैं, और पद में क्या लगा है, प्लस चिन्ह लगा है, और प्लस जगह माइनस हो जाएगा और सारे पद ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों इसमें और इसमें a प्लस बी क्या है, कॉमन है। कॉमन मीन्स जो दोनों में मिलता है, a प्लस बी इसमें से निकल गया, और बचा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर -3b, जैसे तैसे अक्षर लिख देते हैं। आइए a प्लस बी और a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, इसको खोलने पर यही आएगा, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab माइनस 3ab। जैसे ही कि स्तंभ विधियों द्वारा मैंने लिख कर दर्शा कर आप लोगों को बता दिया है, तो -3ab में 2ab घटाएंगे क्या आएगा, -ab इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब। थैंक यू बच्चों। आइए देखिए a प्लस b, अब इसे सिस्टम से लिखते हैं, इस पद को लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ab, और एक क्वेश्चन में a प्लस बी। अब किताबों जो कक्षा 8 की किताबों में 7 किताबों जिन प्रतियोगी कक्षाओं में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सूत्र यही है, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक क्वेश्चन में प्लस b, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस ab। ओके, आइए इसका हल कर लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक, उसी प्रकार इसको हल करते हैं। देखिएगा कुछ करने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी होल क्यूब, इस पद को ले लेंगे, ये माइनस है, उसमें क्या था, प्लस था, प्लस जब माइनस हो गया था, यहाँ पर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a बराबर करके a क्यूब माइनस b क्यूब लिख देना है। कुछ नहीं किया गया, मैंने इसी पद को केवल बराबर किधर कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए उसमें a प्लस बी कॉमन था क्योंकि प्लस था, इसमें a माइनस बी है, a माइनस बी होगा मित्रों, तब क्या कॉमन होगा, ये माइनस बी कॉमन होगा। तो ये माइनस बी मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचा क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब क्या बच गया, a क्यूब माइनस b क्यूब,
ठीक है। अब a माइनस बी, अब इसे खोल देते हैं, a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग, क्योंकि ये दो बार गुणा करने पर यही आएगा, बराबर प्लस 3ab बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है। अब a माइनस बी देखिएगा, प्लस 3ab में माइनस 2ab घटाएंगे, a भी आएगा प्लस ab। उसमें क्या था, बड़ी में छोटी घटाया था, बड़ी का चिन्ह लगाया था, बड़ी का चिन्ह क्या था, उसमें माइनस था, इसलिए माइनस लगा था, इसमें बड़ी का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए 3 में से 2 क्या होता है, 1 होता है, और चिन्ह क्या है, प्लस लगाया, और 3 में से 2 1, इसलिए 1 दिखा नहीं जाता, ab। ठीक है, ab हुआ। और बचे क्या है, a वर्ग, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता हो तो इसको एक बार a माइनस बी, इस पद को हम लिख देते हैं a वर्ग प्लस b वर्ग, और इन दोनों पद में 3 में से 2 गए 1 और प्लस ए बी हो गया, और यहां पर क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, आइए सीधा सिस्टम से हमारा सूत्र प्रूफ हो गया है। कैसे होता है, अब इसको इस तरह लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारा सूत्र क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आशा करता हूं मित्रों आप लोगों का आज सूत्र निकालने की विधियां पता होगा, और आज के लिए बस इतना। थैंक यू प्रिय बच्चों।